एक चीज़ सर, एनसीईआरटी को लेके बहुत लोगों में वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि सर एडवांस को लेके, जैसे मेंस के लिए तो होता है कि भाई देखो कभी ना कभी तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि मेंस के लिए पढ़ लिया मैं कि ये लेट मी सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल। जी एनसीईआरटी का बहुत स्यापा होता है ना। और इसमें सत्य का अंश है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है ना। पर इसका 70% पोर्शन फिक्टिशियस और मन की कल्पना है। मतलब क्या एनसीईआरटी में अमृत है? बिल्कुल नहीं है। कम से कम जो मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत विस्तार से देखी, उसमें तो निश्चित नहीं है ना। वो एक, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड, और ये लोगों को बुरा लग सकता है पर मैं ऑन रिकॉर्ड इसको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एक ऐसी खतरनाक पुस्तक है जिससे आप यदि पहली बार कुछ भी पढ़ेंगे तो आपकी केमिस्ट्री टोटल तबाह हो जाएगी। वो लॉजिकल नहीं है। आपको, अगर आप बुद्धिहीन हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी अमृत है। तो जो लोग एनसीईआरटी की तारीफ करते हैं, आप खुद समझ लीजिए वो कैसे हैं, है ना। क्यों? आप उसे पढ़ के देखो ना, है ना। एक रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते धड़ाम, हाँ, वो जंप मार जाते हैं, कोई गायब हो जाता है। एक लड़ाई का मोर्चा खोलते हैं, भाग जाते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं, है ना। मतलब और बहुत ड्रास्टिक, मतलब लॉजिकल फ्लो तो उसमें है नहीं। हाँ, आप उसे अंधेरपन में रट लो तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर तो कुछ है ही नहीं कुछ नहीं। तो एक तो ये है। हाँ, अगर आप सब कुछ किसी दूसरे सोर्स से पढ़ के समझ चुके हो, रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। रिवीजन के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें आपको कोई खतरा तो है नहीं अब एनसीईआरटी से। आपके लॉजिक की नीलामी हो नहीं सकती है, क्योंकि अपना लॉजिक अपना साउंड कर लिया। तो रैंडम पॉइंट्स के, एनसीईआरटी एक रैंडम किताब है लगभग। 2-4 चैप्टर अच्छे से सॉलिड स्टेट बहुत अच्छा लगा एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन कई जगह वो खतरनाक है ना। तो वो जो उसके खतरे वाला पोर्शन है, आप उस खतरे से तो बच गए। मेन में चूंकि अब धीरे धीरे एक परंपरा बनती जा रही है कि एनसीईआरटी बेस्ड है ना। कुछ क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं आते, है ना। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छी खासी ट्विस्टिंग के बाद आते हैं, और उसमें भी मनोरंजन का स्रोत ये है कि अधिकांश लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि इसमें ट्विस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये जितने ज्ञानी लोग ये ज्ञान देते हैं कि एनसीईआरटी से आता है, पहले एक बार चेक करें कि भैया उन्होंने पहली बार जेईई क्लियर करी है क्या, है ना। या उनके कितने बच्चों ने जेईई क्लियर करी है, और जिन्होंने करी है उन बच्चों ने क्या ये वास्तव में अनुभव किया है। ये तो एक मनोरंजक अंधविश्वास है जो चल रहा है। ये टीचर्स को बहुत आनंद देता है। क्यों? सारे स्कूल वाले ये बात कहेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं खाली, है ना। फिर ये असुविधाजनक सच है पर मैं बोल ही देता हूँ। हाँ, कोटा के बाहर अधिकांश लोग आईआईटी के नाम पर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ही आता है। हाँ, ये थोड़े से एरोगेंट बोल लग सकते हैं। देयर इज नो एरोगेंस हियर। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है ना। रेयर एक्सेप्शंस हैं इसके, ऐसा नहीं है। कुछ एक जगह हैं, कुछ एक टीचर्स हैं जो बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन 90% से 95%, आई एम जस्ट बीइंग पोलाइट, है ना। तो ये ऐसा ही हाल है ना। तो होता ये, तो एनसीईआरटी का स्यापा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एनसीईआरटी से डिटेल में कुछ है, तो बच्चा कहेगा पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं। तो सच है, बोल दो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, टंटा कटा, है ना। तो ये एनसीईआरटी का सच यही है। रिवाइज कर लो एनसीईआरटी से, उसको छोड़ो नहीं। लेकिन यदि आपने अपने प्रिपरेशन की दशा और दिशा एनसीईआरटी पर आधारित कर दी है तो आपका विनाश तय है। क्योंकि एनसीईआरटी बुद्धि को प्रमोट करने की दृष्टि से लिखी नहीं गई है। उसके ऑब्जेक्टिव जो भी हों, उसका एंड रिजल्ट एक नए विद्यार्थी की दृष्टि से अगर आप देखें जिसको सब्जेक्ट नहीं आता, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ के सीख सकता है? वो नहीं सीख सकता। आप बहुत क्लियरली, मैं बात बिल्कुल निर्द्वंद और स्पष्ट बोल रहा हूं, और इसे कभी प्रूव करने का नौबत आएगा तो बहुत सुविधा से प्रूव भी कर दूंगा। तो कुल मिला के जो सर ने अभी जो बच्चे खास करके, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ जितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म को अच्छा, एक मिनट। जी हाँ, सर। केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें, एनसीईआरटी में फिजिकल किसी काम की नहीं है, जेईई एडवांस के लिए है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक बार आप रिवाइज कर लें एनसीईआरटी से, क्विक रिवीजन यदि करने में आप समर्थ हो तो वो जरूर आपके काम की हो सकती है। ये जरूर है। दिस इज द फाइनल कमेंट आई वुड लाइक टू मेक विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी। सो एग्जैक्टली मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है या जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को खास करके जो बच्चे जेईई दे चुके हैं
वो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिख के जाएं। क्यों लिख के जाएं कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे जेई देने वाले हैं, उनकी हेल्प होगी किसी ना किसी तरीके से। और ज्ञान है भाई, ज्ञान बढ़ाइए सबका, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, क्या पता बहुत अच्छी टिप हो जो और बच्चों को काम आ जाए काफ़ी। और नहीं, और सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो इसमें बच्चे ही हैं। जी सर, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने भाई पिछली साल दिया, उससे पिछली साल दिया। कभी भी आपने अपने जीवन में जेई की तैयारी करी है जी जी। तो आपने अपनी आंखों से उस दुनिया को देखा है, उस यथार्थ को भोगा है, तो आपकी भी अपनी एक दृष्टि है, अपनी इंटेलिजेंस है, और आपका वो ज्ञान अगर आप शेयर कर लेंगे किसी से तो वो कितने सारे बच्चों को कब कब कितने वर्षों तक काम आएगा। आपको तो शायद 10 मिनट लगेंगे कमेंट लिखने में, अपना अनुभव साझा करने में, पर वो हो सकता है 20-20, 25-25 साल तक विद्यार्थियों को गाइड करता रहे, कितने लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू इफ यू कैन फाइंड टाइम, एनर्जी, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस देन प्लीज मेक श्योर कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप जरूर शेयर करें। और फील फ्रैंक, मतलब आप जो आपको लगता है, हो सकता है कि इसमें से भी कुछ पॉइंट आपको लगे कि नहीं नहीं सर ये हो सकता है गलत है, बिल्कुल है, वो लिखो आप वहाँ पे। देखो हर व्यक्ति का अपना सच होता है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ व्हेन इट कम्स टू जेई प्रिपरेशन, है ना। व्हाट आई हैव स्पोकन इज माय ट्रुथ, है ना, लेकिन आपका अनुभव दूसरा हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आप उसको शेयर कर लीजिए, एंड बोथ द थिंग्स कैन बी इक्वली ट्रू, तो इट्स ओके एंड इट्स मोस्ट वेलकम, नो डाउट। लेट्स कंक्लूड। यस सर। सर आखिरी की एक दो चीज़ें जो अब हम कहीं ना कहीं एडवांस मोड से निकल के इस जगह पर आ चुके हैं कि ये क्या, अभी तो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आखिरी का टाइम आते आते जब आखिरी के दिन बचते हैं, लास्ट 1 डे बिफोर जेई, 2 डे या बिफोर वो जेई, जो आखिरी का 3-4 दिन होते हैं सर, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपने खुद भी जेई दिया है, इतने सारे बच्चों को आपने जेई दिलवाया है, उनका मार्गदर्शन किया है, बिल्कुल एकदम होता है ना कि भाई शिष्य हैं, बच्चे हैं खुद के, उनको जेई देते हुए देखा है। तो सर वो आखिरी के 3-4 दिन क्या होते हैं बच्चों के लिए, काफ़ी कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है बहुत बच्चों को, कुछ को बिल्कुल ही नहीं होता, मस्ताने होते हैं तो उनकी तो क्या बात कर रहे हैं हम। लेकिन जिनको सर होता है कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, थोड़े परेशान है, और कहीं ना कहीं मुझे भी सर की तरफ से अक्सर ये टिप मिलती थी कि भाई आखिरी का जो दौर होता है ना ये प्रिपरेशन का, आखिरी का 1 महीना 2 महीना, जब आप अपनी पूरी मेहनत को कंक्लूड करने जा रहे होते तो आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं कि आप जो कर रहे हो उससे संतुष्ट हो कि नहीं हो, सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। क्योंकि बहुत लोग करते भी हैं और क्योस भी रहता है उनके दिमाग की, नहीं नहीं ये नहीं, उससे बेटर वो होता, इससे बेटर ये होता। तो सर उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सवाल ये था एग्जैक्टली कि इस आखिरी के 30-40 दिन में एक सर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करें बच्चे अपना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या मेहनत करते करते काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं, काफ़ी टॉक्सिसिटी इस आ बार जाती तो सेशन बहुत लंबा हो गया ना, है। एग्जैक्टली सर, अक्टूबर आ गया लगभग, एग्जॉस्ट हो है ना, चुके होंगे, रश हो एग्जॉस्ट चुके होंगे, तो हाँ। कैसे सर इसमें इसको इक्विलिब्रियम को देखो, मेंटेन कर। इसमें ये बड़ा आध्यात्मिक कंसेप्ट है। जी सर प्लीज़ शेयर करें। आध्यात्मिक क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपने कई जगह ये सुना होगा और कई जगह इसको मिसकोट होते हुए भी सुना होगा, पर ये अक्षरशः सच है ना। जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कब करो और फल छोड़ दो। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम कर सकते हो, तुम करो, उसका फल जो होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब वो प्रकृति की तरफ से बोल रहे हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं उनके हिसाब से जो फल होगा वो कैलकुलेट करके तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके काय को चिंता करना। एक एंड दिस कैन बी अ वेरी लाइफ चेंजिंग एटीट्यूड। आप देखो, आप कई बार देखता हूँ लोग घर से निकल रहे हैं, अरे और बारिश हो रही है, कितना बुरा लग रहा है। अरे क्या बुरा लग, बारिश हो रही है, तुम रोक लोगे बारिश को, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसका स्यापा क्यों करते हो, है ना। एंजॉय व्हाट इज देयर। मतलब आप ये सोचिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपको जेई की तैयारी करने का मौका मिला। आप अफगानिस्तान में होते तो भाग रहे होते, एंड इट्स नॉट जोक, आप जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, दिस इज सच अ सीरियस थिंग, है ना। आप सीरिया में होते आपका क्या होता। आज की दुनिया में आपको बस आपकी आत्मा ने भारत में पैदा होना चुना, ठीक है, या जो भी प्रकृति के नियम थे उसके हिसाब से आप यहाँ आ गए, कहीं और गए होते तो बहुत दुर्दशा हो रही होती, ये भी संभव था। तो द वेरी फैक्ट कि आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, इट इज अ ब्लेसिंग। यूज दैट ब्लेसिंग, फील दैट ब्लेसिंग कि वाओ, कम से कम इतना है तो सही कि मैं तैयारी कर पाया। इतने रिसोर्सेज भारत में ही रहते हैं, पर हर एक के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी तसल्ली से बैठकर पढ़ाई कर सके। हो सकता है आपका नहीं, हमारे पास तो रिसोर्सेज कम थे, तो आपसे भी बहुत कम रिसोर्सेज वाले बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपंग हो जाते हैं, है ना, कुछ लोग, मतलब बहुत कुछ होता है यार दुनिया में। आप तो एक बार अपने आसपास आंखें खोल के देखो तो सही। वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू जो कि इतने फॉर्चुनेट हैं।
आप देखो आपको क्या मिला है ईश्वर से, और पूरी तन्मयता से आपको अपना काम करना है। सिर्फ जेई के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए अगर आप ये एटीट्यूड बना के रखोगे, हर सांस में जो नफा नुकसान तोलने की जो आदत है ना, ये आदमी को बहुत व्याकुल कर देती है और ये किसी काम का नहीं छोड़ती। आप तो काम करने में आनंद लो, देश को भी इसकी जरूरत है। हमारे देश में ये वृत्ति बहुत है कि कर्म कोई और करे, उसका फल मैं खा जाऊं, है ना। कोई सब मुझे मुफ्त मिल जाए, सब मुझे कोई मेरे लिए कर दे, मैं यहाँ बैठा रहूं राज्य की तरह। भैया ऐसा हमने क्या कर लिया यार, कुछ नहीं किया है हमने। भावना तो ये होनी चाहिए कि हम अपने को उलीच कर जितना दे सकते हैं दे दें, जितना कर सकते हैं कर दें। इंसान के तौर पर तरक्की तो हम तब करेंगे ना, ऊपर तो हम तब उठेंगे। दिस इज व्हाट अ ह्यूमन इज अबाउट। हम पशुओं की तरह क्यों सोचते हैं, है ना। तो ये तो एक बड़े फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में होगा। जेई के लिए भी जितना आप सोचो कि हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, तो आकाशवाणी हो जाती है अब तेरा क्या होगा, है ना। नहीं, आपको ये सोचना है कि पूरी एनर्जी से जितनी भी मैंने अब जो किया किया वो सब पास्ट है, अब जो मैं कर रहा हूं मैं पूरी ऊर्जा लगाकर पूरी शक्ति के साथ सही काम करूंगा, इतना करो। और हर सांस के साथ नफा नुकसान जोड़ना घटाना बंद करो। अगर आप देखोगे तो जीवन में कभी घाटा नहीं होता। हर चीज एक अनुभव है, इस अनुभव को लो, इसका आनंद लो, उस मेहनत में आनंद लो। जो दिमाग आप लगा रहे हो, जो आपके न्यूरॉन्स आप कनेक्ट कर रहे हो, ब्रेन जो विकसित हो रहा है, उसका आनंद लो। और जैसे जैसे उस आनंद में आप डूबते जाओगे, आप देखोगे आप उस गोल्डन थ्रेशोल्ड को पार कर जाओगे, जिसके बियॉन्ड आप कह सकते हो कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। वो सक्सेस बिल्कुल आपके कदमों में आके गिर जाएगी। ये होगा ही सही, बशर्ते आपका लक्ष्य एक्सीलेंस हो। आप बिल्कुल आनंद पूर्वक कर्म करते जाओ, आपको उसका मनोनुकूल फल मिलेगा। लेकिन जैसे ही फल पर फोकस करोगे, आनंद भी इवेपोरेट हो जाएगा और वो फल भी और दूर चला जाएगा। राइट, इसको ध्यान रखें। मेरे लिए सलाह देना आसान है, इसे कर्म में उतारना तुम्हारा काम है। मन को ये समझाना, उस मन को उस स्थिति में लाना कि हम ये कर पाएं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, है ना। बच्चों, आप जिस एज ग्रुप में हो, अगर आप टीनेजर्स के ग्रुप में हो ना, तो ये एक बहुत डेलिकेट और बड़ी क्रूशियल एज होती है। बहुत छोटे बच्चों में बहुत विवेक नहीं होता, पावर ऑफ एनालिसिस आमतौर पे नहीं होती। बहुत बड़ी उम्र हो जाने पर मन रिजिड हो जाता है, पक जाता है, वो चेंज नहीं होता। आप उस एज ग्रुप में हो जब आप अपने एटीट्यूड्स को, अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकते हो। तो आपको ये लीप तो ले ही लेनी चाहिए। वी विल डेडिकेट आवरसेल्व्स फॉर द प्लेजर ऑफ वर्किंग वेल, फॉर द प्लेजर ऑफ बीइंग excellent, for the pleasure of producing excellent work, relentlessly, लगातार रिलेंटलेसली आप काम करते जा रहे हैं। आप देखेंगे इसका अपना एक आनंद होता है, अपना एक सुख होता है। मैंने तो सुख को जीवन भर भोगा है। और अगर मैं अब तक के अपने गणित को जोड़ घटा के देखूं, तो प्रोफेशनली भी प्रोबेबली आई हैव बीन, इफ नॉट बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। अगर प्रोफेशनल टर्म्स में भी देखूं तो, और इसलिए क्योंकि मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा ध्यान इस पर रहा कि काम कैसे कर रहे हैं और काम करने में मजा आए। मजा आता गया तो बाकी सब बाय प्रोडक्ट के रूप में जब मिलता है तो वो इतना अधिक मिलता है कि आपने उसकी कल्पना नहीं करी होती। और अगर वो मेन फोकस होता है तो जितना सोचते हैं उससे कम मिलता है, और वो भी रो पीट के मिलता है। दिस इज माई सजेशन एंड दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो कुल मिला के सर बेसिकली जो बड़ी बात बोलने सर ने बोले कि पहली बात तो काम करो, प्रसन्न मन के साथ करो, और थैंकफुल रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Be thankful for what you have. Even if you have problems, be thankful you have problems. Because जो तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो तुम्हें बहुत बड़ी लगती हैं, दुनिया में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि उनका वो ड्रीम होगा कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि उनकी इतनी दुर्दशा में उनका जीवन है कि वो तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है समस्या। बिल्कुल ना, कि काफ़ी आयरॉनिक होता है सर कहीं ना कहीं कि मतलब लोग यूजली ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि भाई प्रॉब्लम को लेके अक्सर वो रहता है ना काफ़ी नेगेटिव कि अरे प्रॉब्लम है। एक्चुअली एक ट्रू सेटिस्फेक्शन जो खुद के साथ वो होता है कि जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो बहुत बच्चों कंटेक्स्ट में हो कि आप एक जो प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर आ जाता है तो खुशी होती है। और इन जनरल लाइफ में भी ये चीज़ ट्रू हो जाती है कहीं ना हर जगह ये है। यस सर। सर एक छोटा सा एडवाइस, अब ये तो एक फिलोसफिकल बात हुई विच इज़ वेरी ट्रू इन लाइफ ऑल्सो, बट एंड जेई ऑल्सो फॉर दैट मैटर। अब जेई के जस्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या करना है, जेई के T-2 2 दिन पहले सब पढ़ना लिखना बंद कर दो, कुछ मत करो, बैठ जाओ, खाली नाचो गाओ, बाहर घूमने जाओ। आपको लगता है कि नहीं मुझे डिस्को में जाना है तो आप डिस्को में चले जाओ, आपकी अगर इच्छा हो तो, है ना। आपको लगता है नहीं लोग कहेंगे पागलपन है, तो आपको जो करना है करो, है ना। बट आप
एक दिन के लिए विराम ले लो। क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हो ना पढ़ कर, तो वो आपका वो क्लाइमैक्स मिस हो जाता है जो कि आपको जेई के दिन चाहिए। अपना आपकी मेंटल फैकल्टीज बिल्कुल हाइट पर हो, पीक पर हो, उसके लिए एक ब्रेक आपको चाहिए होता है। यू डेफिनेटली शुड टेक द ब्रेक। जस्ट एक दिन पहले अगर आप चाहो तो सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लो और कुछ नहीं करना है। अरे वो एक फ्रेंड का एसएमएस आ गया, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, करना ही करना है, नहीं करना है। जितना कर लिया, आएगा तो छोड़ देंगे, तुम कर लेना। अंतिम समय पर ये सब फैला हुआ रहता, हो सकता है एक क्वेश्चन बहुत, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल है कि वो आएगा। अगर आ भी गया तो इस पूरी एक्टिविटी से आपके मन में जो हड़बड़ी और व्याकुलता पैदा होगी, 3 आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर देंगे, सिली मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। चिल रहो। जेई इज अ माइंड गेम। मोस्ट ऑफ द सक्सेस और फेलियर फॉर जेई हैपेंस हियर। आप अगर हड़बड़ा गए जेई के दौरान, गए, आपने बोल दिया हे भगवान मेरा क्या होगा, तो फिर आकाशवाणी हो जाती है, बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी स्थिति होगी, है ना। और आप अगर इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि जीतेंगे तो हम ही, और है ही कौन, हम ही हमें, बाकी अगर पानी कम है जीत जाएंगे आप, है ना। अब इसी एटीट्यूड के साथ, पूरे ठसके के साथ, तड़ी के साथ ही चलना है। और जस्ट एक दिन पहले हल्का फुल्का रिविजन कर लें, 2 दिन पहले पूरा रिलैक्स कर लें, उसके 1-2 दिन पहले भी चाहें तो पूरा रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके भी पहले फिर फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट आपको देने हैं। तो अगर आप फाइनल डी डे से जस्ट n-1, n-2, n-3 में देखें तो फुल स्केल रिहर्सल टेस्ट्स एंड देयर एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन लीडिंग टू अ ब्रेक एंड लाइट रिविजन एंड देन द एक्चुअल एग्जाम, ऐसे आपको करना चाहिए, राइट। तो एक रेगुलर टिप, और वो ऑब्वियसली हेल्थ का ख्याल रखना है, रेगुलर स्लीप लेना है, सिंसियरली काम करना है, और आखिरी के 2-3 दिन की टिप सर ने ऑफ कोर्स बताई हमको